વિધાનસભાની અંતર્ગત આજે પ્રચાર અર્થે તેઓ અહીં આવ્યા છે, તો એ આપની સમક્ષ હાજર છે, જે આપને જણાવશે શું અમારા મકસદ છે, કયા હેતુથી અમે વિધાનસભામાં ઝંપલાવ્યું છે. માજીદભાઈ સાહેબ. પહેલાં જે મારા માટે જે શબ્દ કીધા છે, આભાર મારું. હું પોતે સૌરાષ્ટ્રનો છું, અમરેલીનો છું. મારા ફોર ફાધર્સને બધા અમરેલીના છે, પણ કે અમે મુંબઈમાં જ છીએ, તો અમારું હવે કાઠિયાવાડ અને અમરેલીથી કંઈક વધારે સંબંધ નથી, પણ તો એ ગુજરાતી તો અમારી મૂળ ગુજરાતનું છે. પણ હમણાં અમારી जनरेशन ઘરમાં भी ગુજરાતી વાત ન બોલાય, मुंबई शहर में मराठी ने हिंदी बात बोलो है. એટલે આ चुनाव के संबंध में मैं यहाँ आया हूँ, आपके सामने मेरी उपस्थिति है. वो विशेष तौर एक बहुत बड़ी सिर्फ गुजरात के विधानसभा में प्रवेश की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के स्तर पर एक बहुत बड़ी लड़ाई है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली से जो हमारे देश के वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं, आर्थिक नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, उनकी साथ जो हमारी चर्चा होती है दिल्ली में या मुंबई में, या वकीलों की जो जमात है पूरे देश में, जो आज ऊपर वाले की कृपा है कि अगर आज हमारे देश में लाखों वकील होंगे तो पहले 5 भारत के वकीलों में मेरा नाम आता है. इतना मुझे भगवान ने भगवान की हैसियत से ये छोटी बात है. बड़ी बात तो देश को और देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए. वो देश जिसने आज 70 वर्ष अपने आज़ादी के कंप्लीट कर लिए हैं, और संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है. इस देश में बसने वाले कुल 127 करोड़ लोग, जिसमें एक बड़ी मेजॉरिटी जो है वो कमज़ोरों की है, गरीबों की है, मजबूर लोगों की है. श्रीमंत लोग, मिडिल क्लास के लोग वो 127 करोड़ में मुश्किल से 10 करोड़ 15 करोड़ में आ जाते हैं, मगर जो 100 करोड़ का बड़ा जो पॉपुलेशन है हमारे देश का, उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं, उसमें दलित समाज के लोग आते हैं, उसमें ओबीसी के लोग आते हैं, उसमें गरीब लोग आते हैं. गरीबों की संख्या बहुत भारी है इस देश में, और इसलिए जब हमारे आज के बड़ा प्रधानमंत्री जी जो यहाँ से मुख्यमंत्री का कार्य छोड़कर दिल्ली गए, तो उन्होंने 2014 में जो संविधान की शपथ ली और वादे किए कि हम इस देश में प्रगति लाएंगे, और प्रगति लाने के लिए हमें गरीबों की सहायता करने की आवश्यकता है. उन्होंने बहुत सारे वादे किए, वो सब गिनवाने की ज़रूरत नहीं, आप सब उससे वाकिफ़ हैं. मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद उन्होंने जॉइंट हाउस को एड्रेस किया था, तो पवार साहब ने मुझसे कहा था कि मजीद भाई, इनके भाषण का निचोड़ जो है उसको आप बहुत ध्यान से इंटेलेक्चुअल लेवल पर सुनिएगा, और उस पर फिर हम लोग विचार विमर्श करेंगे. जब उन्होंने भाषण दिया तो दोनों सभाओं के, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वहाँ मौजूद थे, लगभग 700 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. और उन्होंने उसमें ये बात कही थी, ये 2 बातें कही थी. एक तो उन्होंने ये कहा कि हम सबका साथ सबका विकास पर विश्वास रखते हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि हम देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाते समय इस देश में आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, उसे साथ लेके चलेंगे. अच्छी बात की. और जब साथ सबका विकास है, भारत जैसे महान 127 करोड़ के लोगों के देश में लगभग 18 से 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं. हमारे गुजरात में जहाँ 6.5 करोड़ की आबादी है, वहाँ लगभग 60 से 65 लाख मुसलमान गुजरात में रहते हैं. क्या इनको 65 लाख मुसलमानों में, जिसमें 30 लाख के करीब महिलाएं हैं, ये जो अभी ट्रिपल तलाक के बारे में मुस्लिम महिलाओं के हम सरपरस्त हैं, मुस्लिम महिलाओं के हम लिखे हुए, तो आपको एक मुस्लिम महिला ऐसी नहीं मिली, या एक मुस्लिम ऐसा पुरुष नहीं मिला 60 लाख गुजरातियों के अंदर कि जिनको आप कोई ऐसा मौका देते कि वो विधानसभा में जा सकता. 182 में से उन्होंने एक भी उम्मीदवार मुसलमान जो 60-65 लाख हैं उनको निकाल बाहर रखा, और उनके लिए विधानसभा के चारों तरफ के सभी दरवाजे बंद कर दिए. जीत के आना, विधायक बनना
ये तो दूर की बात है। आप कोशिश भी नहीं कर सकते, आप लड़ भी नहीं सकते, आपको लड़ने का अधिकार नहीं है। आपको मैदान में खड़े होकर विधानसभा के चुनाव के लिए लड़ने का भी अधिकार नहीं है। ये कैसा सबका साथ और कैसा सबका विकास। इनका अनाज खाते हैं, हम एक ही नल का पानी पीते हैं, हम एक ही शालाओं में कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजते हैं, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। आप हमें अछूत समझते हैं क्या? आप हमें नालायक समझते हैं क्या कि हम 60-65 लाख लोगों में, जिसमें 30 लाख महिलाएं जिनकी वकालत आप पिछले 6 महीने से कर रहे हो कि ये मजलूम है, मुसलमान शोहर उस पर जुल्म करता है, सब अपनी जगह ठीक है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ है, ट्रिपल तलाक, उसकी मैं बहस में नहीं जाना चाहता अभी, मगर मैं ब्रॉडली आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर महिलाओं की भी हिमायत करते हो तो 30 लाख महिलाएं जो गुजरात में बसती है, आपको उसमें से कोई एक महिला के लिए हमदर्दी ऐसी नहीं लगी कि इसे तो कहीं से लड़ा दिया जाए 182 सीट में। आप 182 में 0 मुसलमानों का नुमाइंदगी का हक देते हैं, और फिर किस मुंह से आप सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं? और वो कितना इंसाफियाँ की है, मैं वो यहाँ गिनवाना नहीं चाहता। हम लोग कमज़ोर हैं, हम पिछड़े हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है, वो हम लेंगे, और हमें अपना संवैधानिक अधिकार चाहिए, उससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। और हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं करनी। हम ये नहीं कहना है कि हम आस्तीन चढ़ा के आपसे कहेंगे कि आइए मैदान में। हम आपके छोटे भाई हैं और आप हमारे बड़े भाई हैं। हम आपसे अपना अधिकार मांगते हैं, नम्रता के साथ मांगते हैं, हाथ जोड़ कर मांगते हैं। अगर उसके बावजूद भी आप नहीं सुनते हैं तो हम इसका क्या इलाज करें? और हम एक अगर लोकतांत्रिक तरीके से आपके साथ करना चाहते हैं, जो हमने यहाँ से किया है कि हमने यहाँ से यूसुफ कुमार साहब को खड़ा किया, मुसलमानों को ये संदेश देने के लिए गुजरात में कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये समझती है कि सारे के सारे मुसलमान नालायक हैं, तो हम उसमें से किसी लायक को खड़ा करते हैं कि वो करेगा काम, और हमें विश्वास है कि वो ईमानदाराना तौर पर काम करेगा और आप हमारे समाज में बेहतरी लाने का, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना। शरद पवार साहब अपनी तबीयत की वजह से भी ज़्यादा उठ के जाते नहीं, बाकी सब उठ के सेंट्रल हॉल में चले जाते हैं चाय पीने के लिए, गप्पे लगाने के लिए। पवार साहब ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम लोग पीछे उठते। यहाँ से सत्ताधारी सब मंत्री, यहाँ से गुलाम नबी आज़ाद से लेकर जयराम रमेश से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर सभी जितने कांग्रेस के दिग्गज एमपी सब आके सरकार को आपको ऐसे सरकार वाले अपने सवाल पूछते हैं, सर ऐसा हो तो क्या करना होगा, सर ऐसा हो तो क्या करना होगा। पवार साहब का जो अनुभव है और पवार साहब का जो वज़न है, मैं कह रहा हूँ कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को नेशनल लेवल पर कोई चैलेंज दे सकता है तो वो एक बड़ा नेता शरद पवार है, जिससे नरेंद्र मोदी कुछ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तो वहाँ आप कैसे कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ के वोटों से नहीं जीता जाएगा, वहाँ के भी वोट आपको लेने पड़ेंगे, तो व्हाट इज़ द इश्यू देयर? नेचुरली हमारा इशू है, देखिए जैसे कहा जाता है कि हम सभी वोटर्स का, सभी बसने वाले लोग, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई और जाता है, जात पात धर्म की बात नहीं, जिससे मैंने बात शुरू की। सबसे पहला हमारा यही मकसद है, हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये नहीं कि हमारा उम्मीदवार मुसलमान है और हमारे पास 95,000 मुसलमान वोट हैं तो इसलिए हम लड़ रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये गलत फहमी है। मुकम्मल जो 3,12,000 वोट है, इन 3,12,000 लोगों के लिए मुझे काम करना है, और मेरे काम करते समय मेरे जहन में कभी ये बात नहीं आएगी, इस बात का मैं हल्फिया बयान दे सकता हूँ कि इसमें ये मुसलमान है इसलिए इसका काम करना चाहिए, ये मुसलमान नहीं है इसलिए इसको निगलेक्ट करना चाहिए, ये ख्याल इन पर कभी नहीं आ सकता, इसका ये वचन दे सकता है। सबके लिए करना है और हम मानते हैं कि सबका साथ है। उससे हमारे मुल्क के औद्योगिक क्षेत्र से लेके, कृषि क्षेत्र से लेके, मजदूरी से लेके, नौकरियों की उपलब्धता से लेके सभी की कमर टूटी है। अभी एक हफ्ता पहले रिलायंस समूह ने 3,000 लोगों को एक झटके में बाहर कर दिया है। आप जिस फील्ड से हो मीडिया, आप भी लोग प्रतिभावान हैं, आप ही के जैसे प्रतिभावान 4 से 5,000 बच्चे अभी घरों में वापस गए हैं, क्योंकि इसके कारण अभी उनको लोकल वार्ताहर की ज़रूरत नहीं है, अब वो इसमें से अपना काम चला लेने वाले हैं। नई नौकरियों की तो उपलब्धता कितनी हो गई ये आप देख लीजिएगा। और परिचय बता दीजिए। यूसुफ परवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात।
यूसुफ भाई, किन मुद्दों को लेकर? मुद्दा मुस्लिम हिंदू का ये बात नहीं, पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया है और पार्टी ने मेरे पे विश्वास करके मुझे 42 वेजलपुर में भेजा है। के बदल मैं पार्टी का आभारी हूँ। मुद्दा गुजरात का बहुत सारा है। पहले तो जो रोज़गार है, 3500 रुपये में घर कैसे चलेगा आप सोचिए। 5 साल 8 साल 10 साल तक परमानेंट रोज़गार नहीं मिल रहा है। मुद्दा एक है, कई सालों से गुजरात में माइनॉरिटी कमीशन नहीं है, 12-13 स्टेट में है, गुजरात में क्यों नहीं है? कांग्रेस इस मुद्दे को क्यों याद नहीं कर रही है? माइनॉरिटी कमीशन अगर होता तो 2002 नहीं बनता। माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, 22 साल में एक हॉस्पिटल नहीं खोली है बीजेपी ने। अगर आपके पास कोई एड्रेस है कुछ बताइए। बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं खोली है, तो 22 साल में ये विकास बोल रहे हैं, तो एक इंडस्ट्रीज नहीं खोली है, एक हॉस्पिटल नहीं है। बड़ी बड़ी जो समस्या है वो समस्या का हल करने के लिए हम मैदान में आए हैं। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हमारे 58 उम्मीदवार है, जाएंगे विधानसभा में और पूरे गुजरात के 6.5 करोड़ के लिए लड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप? बड़ा मुद्दा तो किसानों का है, रोजगार का है। आज आप ही समझिए कि आप एक दिन ड्यूटी पे नहीं जाओगे तो कैसे बिजनेस चलेगा? आप बताइए। जब हमारे प्रधानमंत्री कितने दिन बैठे, आज 1000 दिन होने आए, 1000 दिन में कितने दिन बाहर घूमे, कितने दिन सभा में गए, और आप ही खुद एक दिन ऑफिस नहीं जाते तो क्या हालत होती है हमको मालूम है। तो आप हमारे से ज़्यादा जानते हैं। आप ये सवाल पूछिए कि जब बिजनेस करने वाला आदमी ऑफिस में नहीं बैठ सकता, बिजनेस में कितना नुकसान होता है, तो देश का नुकसान का जिम्मेदार कौन है? इल्जाम ये भी लग रहा है कि इससे कांग्रेस के जो वोट हैं वो कटेंगे, आपके पास जाएंगे और बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं, अभी देखिए, आप बोले कांग्रेस का वोट कटे, बीजेपी का कटे, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही राज करे, तीसरा पक्ष कभी आया ही नहीं। अभी तीसरा पक्ष कोई आएगा तो किसी न किसी को थोड़ी तो तकलीफ देगा, कोई ज़्यादा तकलीफ देगा। हम हमारा वजूद रखने के लिए हमको तो आना ही पड़ेगा। एक सवाल है कि अभी आज उसका आप कुछ बता पाएंगे माजिद साहब? अभी का मैसेज है, सब्ज बाग न दिखाया जाए, आसमान से तारे लाके देने वाली बात ना करें। काले धन के जरिए 15-15 लाख रुपया 100 दिन में देने वाले कहाँ रह गए 1000 दिन का? कई बातें हैं ऐसी। तो हमारे मैनिफेस्टो में आपको चमक दमक नहीं दिखेगी, हमारे मैनिफेस्टो में आपको सच्चाई दिखेगी। जो हम दे पाएंगे हो सकता है 100% न दें, 70% दें, 75% दें, मगर वो हमारी ईमानदाराना कोशिश होगी और हम लोकल इश्यूज़ को महत्वता देते हुए अपने मैनिफेस्टो को तैयार करेंगे। મને નથી લાગતું ભાજપ સરકાર મજબૂત છે। ભાજપ સરકાર મજબૂત હતી જ નહીં ને છે જ નહીં, પણ કોંગ્રેસ કમજોર છે। 22 વર્ષથી ભાજપને મજબૂત થવામાં કોંગ્રેસનો પૂરેપૂરો સાથ હતો। કોંગ્રેસે ગયા વખતે પણ 2012માં અમારી સાથે નાઇન્સાફી કરી, આ વખતે પણ અમારી સાથે નાઇન્સાફી કરી। રાત્રે 4 વાગ્યા લગી લાસ્ટ દિવસે ગઠબંધનની વાત કરીને અમને ઇંતજાર કરાવ્યો, છતાં પણ અમે કોંગ્રેસની સાથે રહેવા માંગતા હતા કે કોંગ્રેસને અમારે ભાજપની વિરોધ છીએ એટલે કોંગ્રેસને અમે પૂરો સાથ દેવા તૈયાર હતા, પણ કોંગ્રેસ જ અમારી સાથે ગઠબંધન તોડ્યું। એટલે રાત્રે 4 વાગ્યે ગઠબંધન તૂટ્યું। પછી અમે નક્કી કર્યું કે ભાઈ અમારા કેન્ડિડેટને મેદાનમાં લાવીએ। આવશે અમારા જેટલા નેતા છે, આજે માજીદ સાહેબ આવ્યા, જેટલી સભા થશે બરાબર, અહીંયા જાહેર સભા થશે તો અમારા જેટલા મોટા નેતા છે વધુમાં વધુ ગુજરાતમાં આવશે, બધી જગ્યાએ આવશે। વેજલપુરમાં શું કહું, બધી જગ્યાએ આવશે। અમારા 58 જગ્યાએ જ્યાં પણ મોકો મળશે, ટાઈમ ઓછો છે પણ છતાં બધી જગ્યાએ અમે કોશિશ કરશું। और हमारा बेशरम हुक्मरान खामोश इख्तियार, इस पर हमारी सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है, जहाँ हम लोग रोजाना संविधान की बातें करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिंदा रहने का जो आर्टिकल 21 में हक दिया गया है वो क्या है? क्या जिंदा रहना जानवरों या परिंदों की तरह या दरिंदों की तरह जिंदा रहने का हक है वो, कि सिर्फ सांसों का तसलसल चल रहा है, आप जिंदा हैं, आप इस तरह जिंदा हैं कि आप जैसे जेल काट रहे हैं। क्या भाई कट रही है जिंदगी, कट रही है जिंदगी। चलो 1 महीना तो गुजर गया, अल्लाह हमारा अगला महीना। यही है जो गारंटी है संविधान में, वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारने की गारंटी का। हिंदुस्तान के आईन में हर हिंदुस्तानी को 127, ये हमारे मुल्क का कानून है। हमारी अदलिया जो सबसे बड़ी अदालत है वो कहती है कि 127 करोड़ के लोगों को आर्टिकल 21 संविधान के तहत
जिंदगी, खुशहाल जिंदगी गुजारने का हक है। अगर आप क्या आप अपने आप से पूछें कि नहीं है, तो आपका सबसे बड़ा हक जो है आर्टिकल 21 वो उसको वापस किया जाए, पामाल किया जाए। इसकी लड़ाई हमें कानूनी तौर पर करनी है, इंसाफ चाहते हैं हम, किसी का रहम करम पर हम नहीं रहते। मगर गलती हमसे कब होती है? गलती हमसे ऐसे वक्तों पर होती है जैसे वक्त पे हम आपको समझाने आए हैं।